हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। जो हम समाजशास्त्र के एग्ज़ाम देते हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। समुदाय, देखिए समुदाय का तात्पर्य एक सरल भाषा में ये है कि समुदाय का जो तात्पर्य है वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को ही समुदाय माना जाता है। अब देखते हैं इसको। समाजशास्त्र में किसी गांव को, कस्बे को, नगर को, महानगर को तथा देश को समुदाय माना जाता है, क्योंकि ये निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। गांव का अपना अलग भौगोलिक क्षेत्र है, कस्बे का भी अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसी तरीके से नगर, महानगर और देश का सबका अपना एक दायरा होता है। इन सभी समूहों के साथ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। कोई भी गांव, प्रांत और देश अपने आप में एक समुदाय है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। प्रत्येक समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं। समुदाय अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं और अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होते हैं। तो देखिए, समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना जरूरी होता है और समुदाय में कई लोग मिलकर निवास करते हैं, अपना सारा जीवन जीते हैं और समुदाय जो होते हैं अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं और अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। अब देखिए, समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा, अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो जो समुदाय शब्द है इसको इंग्लिश में कम्युनिटी बोला जाता है और कम्युनिटी शब्द जो है आपका ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक कम और दूसरा है आपका म्यूनिस। ठीक है, तो कम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है टुगेदर, यानी साथ साथ, और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग, मतलब सेवा करना। इस प्रकार से अगर हम कम तथा म्यूनिस दोनों को जोड़ देते तो इसका तात्पर्य होता है साथ साथ मिलकर सेवा करना। इस प्रकार से समुदाय का अर्थ जो होता है आपका साथ साथ मिलकर सेवा करना है। तो अब विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं भी इसी आधार पर प्रस्तुत की है। जैसे मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा है, समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। सामान्य जीवन जहाँ व्यक्ति अपना पूरा जीवन जीता है। अगर हम डिटेल में इनकी परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो उन्होंने क्या है, जब कोई छोटे समूह या बड़े समूह के सदस्य एक साथ इस प्रकार रहते हैं कि वो किसी विशेष हित में भागीदारी नहीं करते, मतलब कोई एक या दो हित में भागीदारी ना करके सामान्य जीवन की जो मूलभूत दशाएं हो, स्थितियां हो, उनमें भाग लेते हैं, तो उसे समूह कहा जाता है। इसी आधार पे सामान्य जीवन की जो उन्होंने बात करी उसी आधार पर कहा गया है समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। तो मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा इम्पॉर्टेंट है और आप इसको इस तरीके से छोटे शब्दों में भी लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा है आपकी बोगार्ट्स की। बोगार्ट्स ने मतलब हम की भावना के आधार पर इन्होंने समुदाय को डिफाइन किया है। इनकी परिभाषा है, एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। तो जो इनकी परिभाषा का कीवर्ड है वो है हम की भावना। हम की भावना बोगार्ट्स की परिभाषा के साथ आप जोड़कर याद रख सकते हैं और ये परिभाषा भी अधिकतर एग्जाम में पूछी गई है, इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए। तीसरा है जो अकबर एवं निमकॉफ के अनुसार, अकबर एवं निमकॉफ की परिभाषा है, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। इनकी परिभाषा में इन्होंने संपूर्ण संगठन को समुदाय माना है। और उसके बाद है किंग्सले डेविस की परिभाषा। तो किंग्सले डेविस कहते हैं, समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। देखिए, अभी मैंने मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा में आपको बताया छोटे या बड़े समूह जो होते हैं आपके, तो संपूर्ण जीवन में जो भी गतिविधियां या क्रियाएं उनकी होती हैं उसके आधार पर बताया। तो उसी तरीके से किंग्सले डेविस भी कह रहे हैं, समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी होल लाइफ यहाँ बिताता है तो सारे पहलू तो आ ही जाएंगे। उसी आधार पर इन्होंने इस परिभाषा को डिफाइन किया है और इनकी परिभाषा का जो कीवर्ड है वो है छोटा क्षेत्रीय समूह। फिर उसके बाद अरस्तु ने परिभाषा दी है, समुदाय को परिवारों का योग कहा है। इन्होंने समुदाय को जो है परिवारों का योग माना, मतलब योग का मतलब जुड़ा हुआ, परिवारों से जुड़ा हुआ संगठन एक।
अब समुदाय की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम समुदाय को पहचान सकते हैं, और इसकी विशेषताओं को हम आवश्यक तत्व, जैसे पूछा जाए समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो भी हम यही लिखेंगे। अगर विशेषताएं पूछी जाएँ तो भी हमें यही बतानी है। तो देखिए, समुदाय में पहली जो आपकी विशेषता है वो है व्यक्तियों का समूह। किसी भी समुदाय के लिए जो सबसे नेसेसरी मतलब जो उनकी विशेषता है वो है व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। व्यक्तियों के बिना हम किसी समुदाय की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और ना ही सामुदायिक जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो व्यक्तियों का समूह होना समुदाय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना जरूरी है। तो प्रत्येक समुदाय का जो होता है अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जब तक कोई भी समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता है तब तक हम उसे समुदाय नहीं मान सकते हैं। किसी भी गांव को, नगर को, राष्ट्र को इसीलिए समुदाय माना जाता है क्योंकि उसका अपना एक निश्चित दायरा होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। तीसरा जो है आपका वो है सामुदायिक भावना। अब देखिए, इसे हम की भावना के नाम से भी जान सकते हैं, वी फीलिंग भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो समुदाय के निर्माण के लिए सामुदायिक भावना का होना बहुत ज़रूरी है। सामुदायिक भावना से हमारा तात्पर्य है कि जैसे हम सभी एक हैं, ये हमारा समुदाय है, ठीक है। इस तरीके से सामुदायिक भावना मतलब मेल जोल की भावना, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और सामुदायिक भावना के अंतर्गत 3 चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे हम की भावना और दायित्व निर्वाह की भावना और निर्भरता की भावना, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर चौथी जो विशेषता है आपकी स्वतः विकास। देखिए, समुदाय को जो हम जानबूझकर विकसित नहीं करते हैं, समय के साथ धीरे धीरे समुदाय का विकास स्वतः ही होता है, ठीक है। और उनमें आपस में हम की भावना पनपने लगती है वहाँ पे रहने वाले लोगों के प्रति। पांचवी जो विशेषता है आपकी स्थायीपन। स्थायीपन से हमारा तात्पर्य है प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और वो स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह, जैसे मान लीजिए आपका भीड़ हो गई, भीड़ थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होती है तो भीड़ आपकी अस्थायी हो गई। श्रोता समूह, जैसे मान लीजिए कोई वक्ता भाषण दे रहा है तो उसको सुनने के लिए कई श्रोता इकट्ठे होते हैं, तो श्रोता समूह हो गया आपका, भीड़ हो गई। और यह किसी झुंड को हम समुदाय की उपाधि नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये थोड़े समय के लिए। समुदाय को हम स्थायीपन से हमारा तात्पर्य जो एक लंबे समय तक रहता है, तो समुदाय की विशेषता है स्थायीपन। फिर उसके बाद छठवीं जो विशेषता बताई गई है वो है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक नाम होता है, उस समुदाय के लोगों में हम की भावना को जो जागृत करता है और उनमें एकता बनाए रखने में योगदान देता है। प्रत्येक समुदाय का अपना एक नाम होता है। फिर उसके बाद जो आपकी विशेषता है मूर्तता। मूर्तता से हमारा तात्पर्य, देखिए, समुदाय मूर्त होता है। मूर्त इसलिए माना गया है क्योंकि समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का एक संगठन है, मतलब लोगों का समूह या संगठन माना जाता है, इसलिए हम इसको एक मूर्त समूह के रूप में इसकी तुलना करते हैं। यद्यपि समुदाय से संबंधित विभिन्न जो नियम होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, परंतु समुदाय जो होता है वो व्यक्तियों का संगठन होता है, इसलिए इसको मूर्त माना गया है। उसका जो अगली विशेषता है वो है व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। जब ये बताया गया समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र, तो जितनी होल लाइफ में जितने भी आपके जो भी क्रियाकलाप हैं वो सब समुदाय में होते हैं। तो समुदाय के उद्देश्य जो होते हैं वो व्यापक होते हैं, एक आध उद्देश्य के लिए समुदाय का निर्माण नहीं किया जाता। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है व्यापक उद्देश्य। फिर उसके बाद है सामान्य जीवन। समुदाय में मतलब प्रत्येक व्यक्ति के कुछ सामान्य, जैसे रीति रिवाज हो गई, परंपराएं हो गए और विश्वास हो गए, त्योहार हो गए, संस्कार हो गए, जो सभी लोग मिलके मनाते हैं और जो उनमें एकता की भावना को लाता है। तो समुदाय में सामान्य जीवन देखने को मिलता है। जब सभी लोग मिलके किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें सब सामूहिक रूप से एकजुट होते हैं, फिर उन कार्यों को करते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एकता के भाव उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद है आपका सामान्य नियम। अब देखिए, प्रत्येक समाज को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण विशेषता है, कुछ न कुछ नियम होते हैं, तभी वहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं। तो सामान्य नियमों के माध्यम से लोगों के व्यवहारों पर क्या किया जाता है, नियंत्रण रखा जाता है, उनके व्यवहारों को निर्देशित किया जाता है। तो समुदाय में भी सामान्य नियम जो है उनकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। फिर उसके बाद अगली विशेषता है आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना जाता है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति
मतलब करने में सक्षम होता है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? जो अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर पाए वही आत्मनिर्भर कहलाता है। तो समुदाय भी एक ऐसा समूह है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, तो समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई आत्मनिर्भरता। उसके बाद है 12वें नंबर की जो विशेषता, अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होगा। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के निकट रहता है, वहाँ अंतःक्रिया करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह में उसे रहना पड़ता है। तो इसलिए समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का जो सदस्य है वो अनिवार्य रूप से होता है। इसीलिए अनिवार्य सदस्यता भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब देखिए आगे है समुदाय के प्रकार। विभिन्न विद्वानों ने समुदाय के अपने अलग अलग मतलब प्रकार बताए हैं। तो उसमें आपके रेडफील्ड ने, मैकाइवर ने, हैंगेट ने, बोगार्ट्स ने और किंग्सले डेविस ने कुछ प्रकारों की चर्चा की है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो रेडफील्ड ने लघु समुदाय और बृहद समुदाय के बारे में बताया। लघु समुदाय मतलब उन्होंने ग्रामीण समुदायों को लघु समुदाय कहा है, और बृहद समुदाय से मतलब है शहरी जो नगरीय समुदाय हैं, तो उनको उन्होंने बृहद समुदाय माना है। लघु समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों को इसलिए माना क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम होती है, उनमें आत्मनिर्भरता होती है। इसके विपरीत उन्होंने बृहद समुदाय की अवधारणा दी है। इसी प्रकार से मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय को जो है 3 भागों में बांटा है। उन्होंने ग्रामीण समुदाय, दूसरा नगरीय समुदाय और तीसरा क्षेत्रीय समुदाय। इस आधार पर मैकाइवर ने इनको विभाजित किया है। तीसरा है आपका हैंगेट के अनुसार, इन्होंने गांव, नगर, कस्बा और क्षेत्र 4 भागों में इन्होंने भी इसको डिवाइड किया है। उसके बाद है आपका बोगार्ट्स के अनुसार, बोगार्ट्स ने ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय 4 आधारों पर समुदाय का विभाजन किया है। उसके बाद किंग्सले डेविस ने आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, नगरीय समुदाय व ग्रामीण समुदाय इस आधार पर समुदाय को बांटा है। अब देखिए रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय। देखिए रेडफील्ड की ये अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है लघु समुदाय की, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है कि लिटिल कम्युनिटी किसकी बुक है, तो आपको रेडफील्ड बताना है उसमें। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में मैक्सिको के गाँव का अध्ययन किया और मैक्सिको गांव का अध्ययन किया इन्होंने, और ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय माना है। उन्होंने नगरों को बृहद समुदाय माना है, और लघु समुदाय जो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को जो लघु समुदाय माना है, तो उसकी उन्होंने 4 विशेषताएं बताई। तो उन्होंने कहा 4 विशेषताओं के आधार पर हम किसी भी समुदाय को ग्रामीण लघु समुदाय मान सकते हैं। नंबर 1 लघुता, मतलब उसका आकार छोटा हो। नंबर 2 है समरूपता, उनमें मतलब समरूपता की भावना मतलब दिखाई देती हो। तीसरी है आत्मनिर्भरता, वो अपनी पूर्ति स्वयं कर लेते हो। और चौथी है विशिष्टता। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं आपकी रेडफील्ड ने बताई है। देखिए अब बात करते हैं सीमावर्ती समुदाय की। तो इसमें समुदाय की सीमावर्ती समुदाय वो ऐसे समुदाय होते हैं जिनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं और कुछ नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हम सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत रखते हैं। जिस प्रकार से कुछ विद्वान हैं जिन्होंने माना, जैसे मैकाइवर एवं पेज है, वो मानते हैं कि जेल एक समुदाय है। विलियम जी गुडे का मानना है कि पड़ोस एक समुदाय है। धुरिये मानते हैं कि जाति एक समुदाय है। लेकिन इन सभी में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं और कुछ नहीं, तो इसलिए सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो जेल को मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय माना, तो इसमें ये है कि इसको समुदाय नहीं मानने के भी बहुत सारे कारण है। जैसे जेल के कैदियों में आप हम की भावना नहीं देख सकते हैं, जेल के कैदियों में हम की भावना का अभाव रहता है। और दूसरा है इसमें जेल में सभी लोग सामान्य जीवन में भागीदारी नहीं करते हैं, सबके अलग अलग मतलब अपने अपने हिसाब से लाइफ होती है। तीसरा है व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जेल में अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, और जेल का विकास आपका स्वतः नहीं होता है, मतलब अपने आप नहीं, तो जेल डेवलप करी जाती है, विकसित करी जाती है। जेल में समुदाय समान स्थायित्व की भावना का भी अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से जेल को मैकाइवर एवं पेज तो समुदाय मानते हैं, लेकिन जेल एक सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण है। इसी प्रकार से जैसे गुडे पड़ोस को एक समुदाय मानते हैं, तो पड़ोस में भी कुछ ऐसी चीज विशेषताएं
विशेषताएं जो समुदाय की तो हैं लेकिन वो पाई नहीं जाती। जैसे पड़ोस में हम की भावना का अभाव रहता है, पड़ोस का विकास भी स्वतः नहीं होता है, पड़ोस में नियमों की सामान्य व्यवस्था नहीं पाई जाती। इस तरीके से कुछ विशेषताएं हैं जो पड़ोस में नहीं पाई जाती, इसलिए सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण है। अब देखिए, जैसे धुरीय जाति को समुदाय मानते हैं, तो जाति में भी देखिए जाति का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित मतलब भूभाग नहीं होता है, इसमें सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने सीमावर्ती समुदाय के कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन सभी को पूर्ण रूप से समुदाय नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनमें समुदाय की सभी विशेषताएं नहीं पाई जाती, इसलिए सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मैकैवरे पेज ने किसको सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण के अंतर्गत रखा है, तो जेल आपको बताना पड़ेगा। इस तरीके से जो जो चीज़ें इसमें हाईलाइट की गई उनको आपको ठीक से समझना पड़ेगा, तब आप उनके बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके की वीडियो आपको पोस्ट करती रहूँ। थैंक यू।